हो जाए। तो कल टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो नोट्स में नहीं हो, एनसीईआरटी में नहीं हो और आपको समझ बिल्कुल ही नहीं आया हो, ऐसा क्वेश्चन एक एनर्जी वाला हो सकता है। बस उसमें अवेलेबल 4 हर्बियोर लिखा है, 4 हर्बियोर, 8 हर्बियोर नहीं। फोर हर्बियोर है, इसका मतलब वो पीपी पर है, वो प्रोड्यूसर लेवल पर है। तो वहां से 10% लगा के आपको हर्बियोर के पास भेजना है। 128 में करेक्शन करवा के थर्ड करा दिया है। किसमें हो जाएगा? मैसेज आ गया? वो तो आपको कल ही आ गया था मैसेज, तो करेक्शन तो कल दिन में हुआ है ना, तो उसको रिवाइज्ड भेजा जाएगा। पर्ची लग गई मार्क्स की, कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज्ड हो जाएगा, चिंता ना करें, सब चीजें हो जाएगी। इसके अलावा और कोई डाउट? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई अगर ऐसा स्पेसिफिक डाउट है तो क्लास के बाहर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर में रेगुलेटर्स, कन्फर्मर, पार्शियल रेगुलेटर आपने पढ़ लिया है। जल्दी बताओ, हमिंग बर्ड और श्रू रेगुलेटर है कि कन्फर्मर? रेगुलेटर है। कोल्ड एरिया में रहना उनके लिए एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि छोटी बॉडी साइज है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया, तो फिर वहां पर हीट लॉस भी, समझ पा रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए खर्चीला पड़ेगा, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा कि वो कन्फर्मर है, ये ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? एनसीईआरटी पढ़ ली ना सबने? पता 2-2 1 से लेकर 2-2 6 तक हो गया बेटा? चलिए तो फिर आज आगे बढ़ते हैं। और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। जब हम लेक स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कह दिया था कि लेक स्ट्रेटिफिकेशन टेम्परेचर और लाइट दोनों की बेसिस पे होता है। लाइट की बेसिस पर हमने लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल पढ़ लिया है। आज टेम्परेचर की बेसिस पे हो रहा है, और टेम्परेचर की बेसिस पर यहां सिर्फ इतना कह दीजिए कि 3 लेयर बन जाती है। सबसे ऊपर वाली लेयर को आप कहते हैं पिलिमनियन, बीच में मेटा, है ना बेटा, और सबसे नीचे हाइपो। यहां लिम्नियन का मतलब लेयर ही है। आप बच्चे कहेंगे कि सर ठीक बात है कि ऊपर वाली एपी, बीच में मेटा, सबसे नीचे हाइपो, लेकिन कहां कहां तक एपी? समझ पा रहे हैं आप? ध्यान से सुन लेंगे।
वाटर मॉलिक्यूल्स की उतनी लेयर जहां का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर, झील के बाहर बाहर के टेम्परेचर से इमीडिएट बदल जाता है। बाहर ज्यादा तो यहां भी, बाहर कम तो यहां भी। वो कौन सी लेयर है? जहां बाहर का फर्क ही नहीं पड़ता, जहां दोनों का फर्क पड़ता है। तो आज के बाद में कभी भी आपसे ऐसा कहूं तो आप लेयर का नाम बोलिएगा कि बाहर के टेम्परेचर के साथ रैपिड चेंज, नो चेंज, हाई पोलेमियन, ग्रेजुअल चेंज। बस यही कहना है बेटा। रैपिड है चेंज, ग्रेजुअल है चेंज, और नहीं है चेंज। आप मेटालिम्नियन को थर्मोक्लाइन के नाम से भी पुकार देते हैं। थर्मोक्लाइन, मोबाइल बाद में देख लेना लाला, पढ़ ले बेटा। थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन मतलब जिस तरह से दो इकोसिस्टम के बीच की लेयर को आप इकोटोन कहते हैं, उस तरह से दो टेम्परेचर जोन के बीच की लेयर को थर्मोक्लाइन कहते हैं। वैसे तो हम ये भी समझा देते थे पहले कि भाई ये नो चेंज कैसे है, ये कैसे है, एक एग्जांपल लेते थे, पर इतने डिटेल में मत जाओ, बहुत है इतना ही, इतना पढ़ लेंगे बहुत है। आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिया है, तो क्यों ज्यादा डिटेल, बहुत है इतना। और अब तीसरा ए बायोटिक फैक्टर आ रहा है, सॉइल। हो जाए, आज खुश लग रहे हैं बच्चे, क्या मामला है? अच्छा, पत्ता पलट दूं? हाँ बेटा, जल्दी बेटा, तो नाना प्रकार के कलर से मत लिखा कर बेटा। हो गया, चल ठीक। थर्ड सॉइल पे आ जाइए। बातें नहीं इधर। सबसे पहले आप बच्चे मुझे बताएंगे क्या कि सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? एडेफिक फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और स्टडी ऑफ सॉइल, पहले स्टडी लिख लेते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहलाती है, या पीडोलॉजी कह दो। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पेडोजेनेसिस। और आज आपसे कहेंगे कि पीडोजेनेसिस बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है बेटा। आप कहेंगे बाई डायरेक्शनल कैसे? तो आओ देखते हैं बेटा। छात्राएं चंचल हो चुकी हैं। इसमें वो क्या है? ये रही हमारी अर्थ। बोर्ड में देखो रे बेटा, क्या हमारी अर्थ में नीचे की तरफ चट्टानों का एनवायरनमेंट है? क्या उसे आप अर्थ क्रस्ट कहते हैं? बड़ी बड़ी रॉक, ये देखो ऐसे चट्टाने यहाँ पर है। क्या सब बच्चे जानते हैं कि चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है? वेदरिंग तीन प्रकार की होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। कौन कौन सा? फिजिकल,
अगर वो हवा और टेम्परेचर और पानी के इम्पैक्ट से टूटा तो फिजिकल, एसिड रेन ने तोड़ा तो, लाइकेन ने तोड़ा तो, चाहे जो भी हो, नीचे की तरफ जो सबसे बड़ी बड़ी बड़े चट्टाने हैं उसे कहो अनवेदर्ड। कौन सा? जब टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे तो पार्शियल वेदर्ड। फिर उसके बाद में फाइन 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 पार्टिकल बन जाते हैं कंप्लीट वेदर्ड, तो कहो अनवेदर्ड पार्शियल। क्या कंप्लीट वेदर्ड फॉर्म सबसे ऊपर आ जाएगी? और जो सबसे ऊपर की तरफ कंप्लीट वेदर्ड फॉर्म आ रही है, क्या वो सॉइल है? गजब बेटा, इस एरिया में फॉरेस्ट भी तो होगा रे। और जब यहाँ पर फॉरेस्ट है तो पेड़ से पत्तियां टूटती है, पेड़ भी टूटते हैं, एनिमल भी मरते हैं, डिकम्पोजिशन होता है। क्या ह्यूमस और मिनरल बनता है? ह्यूमस मिनरल। और जब ऐसा होगा तो क्या वो भी सॉइल होगा? तो फिर बताओ, क्या ऊपर की साइड से आपको डिकम्पोजिशन देखने को मिला? क्या यहाँ लोअर साइड से वेदरिंग देखने को मिला? क्या दोनों ने मिला के सॉइल बनाई? तो यूनी या फिर बाय? अरे समझ पा रहे क्या? लोअर साइड से तो वेदरिंग हो रही है, अपर साइड से डिकम्पोजिशन हो रहा है, और दोनों मिलके सॉइल बन रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हो रहा है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि पेडोजेनेसिस, सॉइल का बनना, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। एक अच्छे एरिया की सॉइल में 45% इनऑर्गेनिक मिनरल होना चाहिए पार्टिकल की फॉर्म में। एरिया वाइज बदल सकता है, लेकिन हम पहले तो एक अच्छे एरिया की सॉइल में 45% इनऑर्गेनिक मिनरल होगा, 25% यहां पर वाटर होगा, 25% यहां पर एयर ऑक्सीजन मूवमेंट, और यहां पर 5% ऑर्गेनिक होगा। अगर सच में कहें तो 95% इनऑर्गेनिक है। अरे अरे, एयर और वाटर भी तो इनऑर्गेनिक है ना। तो सच में कहें तो 95% इनऑर्गेनिक है, लेकिन जो 45% है वो पार्टिकल की फॉर्म में है। इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स की फॉर्म में है, वो 45% यहाँ पर है। तो एक अच्छे एरिया की सॉइल का कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए। जो ऑर्गेनिक है ये लिविंग भी हो सकता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। ये दोनों तरह से यहाँ पर हो सकता है। ये लिविंग भी है और ये दोनों, जैसे छोटे छोटे फ्लोरा फोना होते हैं ना सॉइल के अंदर, वो लिविंग होंगे, और जो ह्यूमस पड़ा हुआ है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक बात। इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स जो 45% यहां पर है, उनकी साइज अलग अलग एरिया में वेरी करती है। ये डिपेंड करता है कि वेदरिंग कैसी हो रही है। इस बेसिस पर इनऑर्गेनिक मिनरल का पार्टिकल साइज अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। तो ये एरो जो यहां से चल रहा है बेटा, वो अब इधर निकल के आ गया है। समझ पा रहे हैं क्या? वो वहां वहां से देखो, उधर इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल, अब ये यहाँ आ गया है। और इनऑर्गेनिक मिनरल, अभी मैं वापस आ जाऊंगा उस पेज पे, चिंता मत करो। इनऑर्गेनिक मिनरल को पार्टिकल साइज की बेसिस पर आज हम 6 तरह से डिवाइड करेंगे बेटा। सबसे पहले यहाँ पर कौन है? क्ले। फिर कौन है? सिल्ट। फिर कौन है? फाइन सैंड। फिर कौन है? कोर्स सैंड। बेटा कोर्स का मतलब होता है बड़ा, सैंड से बड़ा पार्टिकल क्या होगा? कोर्स सैंड। फिर उसके बाद में कौन आएगा? ग्रेवल। फिर कौन आएगा? कोर्स ग्रेवल। ये 6 तरह के पार्टिकल यहां पर आपने पार्टिकल साइज की बेसिस पर यहां पर कहा है। सबसे छोटे को आपने क्ले कहा, फिर सिल्ट कहा, और फिर इस तरह से कोर्स ग्रेवल तक पहुंचे। साइज याद रखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर क्ले की बात करेंगे तो लेस देन 0.002 mm, 0.002 से 0.02 mm, 0.02 से 0.2 mm,
0.2 से 2 mm, 2 to 5 mm, more than 5 mm। अरे समझ पा रहे हैं क्या आप? कुछ नहीं करना, बस पॉइंट खिसकाना है। इधर देखो आप, 0.002, 0.02, 0.22, 225, मोर देन 5। सब बच्चे जरा एक बार इधर बोलेंगे क्या क्या करना है। 0.002, 0.02, 0.22, 225, मोर देन। रिदम नहीं है भाई, रिदम नहीं है भाई, तो क्या है ये? कुछ भी हो रहा है, मतलब ये नहीं चलेगा बेटा। तो यहाँ पर 0.002, 0.02, 0.22, 22। गजब। यहाँ पर बेटा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सीक्वेंस यही रहनी चाहिए। और ये तो याद है आपको, ये तो याद है बेटा यहाँ पर। अच्छा बताओ, सैंड से बड़ा क्या कहलाता है, और ग्रेवल से बड़ा? तो सैंड कोर्स, सैंड ग्रेवल कोर्स, ग्रेवल क्या कहा, सैंड। चार तो याद हो गए ना। क्या याद करना, क्ले सिल्ट। क्या याद करना, क्या याद करना? तो फिर 6 नाम एक साथ बताएंगे आप मुझे। क्ले सिल्ट कोर्स एंड ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, चाहिए कोई याद करने वाला। इनको अगर ऐसा है तो समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर अब किसी जगह पर केवल क्ले खराब, इतना छोटा पार्टिकल इतने पास पास आ जाता है कि हवा पानी के लिए जगह ही नहीं रहने देता। अरे परकुलेशन ही नहीं होने देता बेटा, परकुलेशन किसे कहते हैं परकुलेशन? जब सॉइल पार्टिकल के बीच में से वाटर नीचे की तरफ चला जाता है तो उसे परकुलेशन कहा जाता है। जब केवल क्ले होता है तो परकुलेशन बहुत 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 कम होता है। अरे वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। केवल सैंड खराब, भयंकर परकोलेशन, एक बाल्टी पानी डाला रुका ही नहीं, पूरा नीचे चला गया। अगर ऐसा है तो केवल क्ले खराब, केवल सैंड खराब। तो क्यों ना फिर दोनों का 50-50 हो जाए। 50% क्ले सिल्ट और 50% सैंड दोनों मिलकर बनती है गजब की सॉइल, लोमी सॉइल। लोमी बहुत अच्छी है बेटा, लोमी सॉइल बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ बैलेंस्ड परकुलेशन होता है। लोमी सॉइल के पास में हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। हाई, हाई लिखा है, हाई, एक्सेस नहीं। यहां पर हाई एयर मूवमेंट जिसको एरेशन कहते हैं, यहां पर हाई रूट पेनिट्रेशन होता है। बहुत अच्छी सॉइल होती है लोमी सॉइल, बेस्ट फॉर कल्टीवेशन मानी जाती है। कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है लोमी सॉइल। परकोलेशन ये शब्द एनसीईआरटी यूज कर रही है भाई। क्या होता है परकोलेशन, समझ में आ रहा है? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से वाटर का नीचे की तरफ चले जाना परकोलेशन कहलाता है। जब यही पानी आगे चलकर नीचे की तरफ इनऑर्गेनिक मिनरल को घोल के ले जाएगा तो लीचिंग बन जाएगा। जब यही पानी घोलकर इनऑर्गेनिक मिनरल को नीचे ले जाएगा तो उसे लीचिंग कहेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ परकोलेशन और लीचिंग का डिफरेंस यही है कि जब केवल पानी नीचे जाएगा तो उसे परकोलेशन कहेंगे, और इनऑर्गेनिक मिनरल साथ में जाएगा तो उसे लीचिंग कहेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला पत्ता, बिल्कुल बेटा।
पलट दें? तो इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल साइज की बेसिस पर हमने डिवाइड किया, और आप चाहो तो एक एरो ऐसे बना दो बेटा जिस पर यहां लिख देंगे वैद रिंग, क्योंकि जैसे जैसे साइज छोटी 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 होती जा रही है वैसे वैसे पार्टिकल का नाम बदलता जा रहा है। इनऑर्गेनिक मिनरल का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक कैसे आ रहा है, और उसके लिए आज डीकम्पोजिशन प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। जो आपके एनसीईआरटी के पता 243 और 244 पे गिवन है आपको डीकम्पोजिशन। पलट दे अब। जल्दी बेटा जल्दी। एनसीईआरटी से जब सॉइल पढ़ेंगे तो एक शब्द मिलेगा एग्रीगेशन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल का एक साथ आना एग्रीगेशन कहलाएगा बेटा। तो कौन कौन सा पार्टिकल मिल रहा है, पर्कुलेशन कैसा हो रहा है, इससे सॉइल की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। जैसे अभी मैंने कहा ना 50% क्ले सिल्ट 50% सैंड मिलके लॉमी सॉइल बनाती है, तो ये एग्रीगेशन से ही तो हुआ ना लॉमी सॉइल का बनना। और यहाँ उसके अंदर बैलेंस्ड पर्कुलेशन हो रहा है, तो वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी सॉइल मानी जाएगी। चलिए जी, अब डीकम्पोजिशन प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन देखिएगा बेटा, जिस तरह से अभी अभी हमने अनवेदर्ड, पार्शियल वेदर्ड, कंप्लीट वेदर्ड कहा, उस तरह से अनडिकम्पोज्ड, पार्शियल डीकम्पोज्ड और कंप्लीट डीकम्पोज्ड की चर्चा कर रहे हैं। जब अनडिकम्पोज्ड मटेरियल होता है तो उसे आप लिटर या फिर डिट्राइटस के नाम से पुकारते हैं।
जब पार्शियल डिकम्पोज्ड हो जाता है तो उसे डफ कहते हैं, और जब कंप्लीट डिकम्पोज्ड हो जाता है तो उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक बात है? detritus, duff, humus, undecomposed, partial decomposed, complete decomposed। ठीक बात? अब बोर्ड पे ही देखें, अभी थोड़ी देर बाद चिप लेना। इधर पेड़ से पत्तियां टूट रही है, कुछ पेड़ भी टूटे हैं, तूफान आया होगा, कुछ एनिमल भी मर गए बेटा। ये जितना भी यहां पर सारा कचरा पड़ा है, ये सब मर के अफसोस कर रहा है। ये डेट्राइटस कहलाता है। किस नाम से पुकारेंगे? लिटर और डेट्राइटस में क्या फर्क है? गजब, मैं समझ गया बेटा। जब फ्रेशली फॉलन मटेरियल होता है, जब फ्रेशली फॉलन होता है तो उसको आप लिटर कहते हो। पेड़ से पत्ती टूट रही है, लिटर फॉल हो रहा है। जब वो पत्ती सूख कर कचरे में मिल जाती है तो क्या बन जाती है? ठीक बात, वो ड्राई होकर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं तो उनको हम डेट्राइटस कहते हैं बेटा। एनिमल, वैसे ज्यादातर लिटर शब्द प्लांट के लिए यूज होता है, लेकिन एनिमल्स भी जो फ्रेशली मरा हुआ है उसको भी लिटर के नाम से ही पुकार दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब वो सब वहां पर आपस में पूरा कचरा बन जाते हैं ड्राई होकर सूख कर, अब उन पे आगे एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो उनको क्या कहने लग जाते हैं? डेट्राइटस। तो आपके लिए तो सिंपल मेथड है कि जो फ्रेशली फॉलन मटेरियल है वो क्या है? लेटर। और ड्राई होकर जब वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं तो क्या बन जाते हैं? ठीक बात। चलिए अब शब्दों पे ध्यान देंगे आप। बैक्टीरिया फंजाई को मना नहीं है, आओ खाओ, मना नहीं है, हमने नहीं रोका है उन्हें, आओ खाओ। लेकिन आज ये प्रोसेस हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले उन्हें बुलाएं जो बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़े। मेरे इन शब्दों को सुन के आपने कहा कि सर आपके बुलाने से थोड़ी आते हैं, आएगा तो वही जिससे आना है। बात सही है बेटा, आएगा वही जिसे आना है, लेकिन कहा ना मैंने, हम इसे समझने के लिए पढ़ रहे हैं। जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप खुद कह देंगे कि आएगा वही जिसे आना है, लेकिन हम स्टेप समझने के लिए बना रहे हैं। तो पहले उसको बुलाएं जो बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़े। तो क्या इसके लिए आज डिट्राइटिवोर एनिमल जैसे अर्थवर्म को बुला लें क्या बेटा? आ जाओ अर्थवर्म। अच्छा, चींटियां भी कह रही है आओ, दीमक भी आ जाओ। ये सब आकर यहां बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, और डीकम्पोजिशन की पहली स्टेप फ्रेगमेंटेशन चल रहा है। सुनते चलिएगा। और यहां अब ये बड़े पार्टिकल छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे बेटा, और ये पार्शियल डिकम्पोज्ड मटेरियल बन जाएगा जिसे आप कहेंगे डफ। ऐसा होने से बैक्टीरिया फंगस का और फायदा हो गया, क्योंकि जब बड़े पार्टिकल छोटे टुकड़ों में चले गए तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया, तो फिर बैक्टीरिया फंगस का एंजाइम एक्शन भी। इंग्लिश की एक टर्म आती है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मीनिंग पीस देना होता है। यहां फ्रेगमेंटेशन इज अ काइंड ऑफ पल्वराइजेशन, जिसमें बड़े पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में पीस दिया गया है, और यहां सरफेस एरिया बढ़ गया है। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एंजाइम एक्शन भी बढ़ जाएगा।
तो क्या फ्रेगमेंटेशन बैक्टीरिया फंगस के लिए फायदा कर देता है? तो फिर बुला लूं अब बैक्टीरिया फंजाई को। आजा, आ रहे हो? आजो। बैक्टीरिया और फन जाए, इनकी आदत जानते हो ना बेटा आप? पचा, क्या पचाने के लिए ये बाहर ही सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर ही सिक्रीट किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, और इसे, इस तरह के डाइजेशन को आप डीकम्पोजिशन की सेकंड स्टेप कैटाबॉलिज्म के नाम से पुकारेंगे। कौन सी स्टेप? समझ पा रहे बेटा? और अब जब इस तरह का डाइजेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल क्या टूटकर सिंपल में चला जाएगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल 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 ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो जाएगा? इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री, इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री 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 हो गया ना बेटा? ये देखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाना, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का बनना, यहां ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। नाम बोलिएगा। ह्यूमिफिकेशन से जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस। क्या सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है? ओहो, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या यहां पर इनऑर्गेनिक मिनरल भी फ्री हो जाएगा बेटा? और इनऑर्गेनिक मिनरल का फ्री हो जाना मिनरलाइजेशन कहलाता है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि कैटाबॉलिज्म के दो सब पार्ट हैं, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। पक्की बात? वैसे तो दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए पहले कौन, बाय द वे तो ह्यूमिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि पहले बॉन्ड टूटेंगे तभी तो इनऑर्गेनिक फ्री होगा। अचानक तेज बरसात, बरसो, और जब तेज बरसता है, बरसात तो पानी की होगी बेटा, तो यहां जब तेज पानी बरसेगा तो क्या वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल क्या यहां पानी के साथ नीचे की तरफ चले जाएंगे, और वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल का डाउनवर्ड इस तरह से चले जाना लीचिंग कहलाता है। केवल पानी नीचे जाएगा तो परकोलेशन, पानी के साथ इनऑर्गेनिक मिनरल भी जाएगा। तो आज मैंने आपको डिकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन और लीचिंग को समझाया। इन सारी स्टेप्स में मुझे उस स्टेप का नाम बताओ जो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। लीचिंग, उससे तो नुकसान ही हो रहा है। अरे लीचिंग से इनऑर्गेनिक मिनरल नीचे चले गए जो अब प्लांट के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी लेयर में पहुंच चुके हैं। बाद में फिर कभी वेदरिंग से आएंगे, क्या काम के रहे, जरूरत तो अभी ना। अगर ऐसा है तो ये प्लांट के लिए अभी फिलहाल तो नुकसान ही हो रहा है, ये अनअवेलेबल सॉल्ट बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो लीचिंग वो स्टेप है जो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, आज मैंने आपको ये फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, लीचिंग स्टेप वाइज समझाया। सम सच में देखा जाए तो सब एक साथ ही हो रहा है, ये सारी स्टेप्स एक साथ ही चल रही है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो रे, ऐसा थोड़े ना होता है कि आज पहली बार पत्तियां टूटी है, पेड़ टूटे, एनिमल मरे हैं। अर्थवर्म पहले, तुम बैक्टीरिया उधर,
हो गया क्या अर्थवर्म? चल हट। बैक्टीरिया हो गया, चलो भाई बरसो। हो गई क्या लीचिंग? चलो भाई सफाई करो, नया आएगा। ऐसे थोड़ी होता है। जिस टाइम पर ह्यूमिफिकेशन हो रहा हो, नई पत्ती टूट सकती है। जिस टाइम पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा हो, लीचिंग हो सकती है, क्योंकि पहले का भी तो इनऑर्गेनिक पड़ा है वहां। तो अगर आप किसी यूनिट एरिया को अगर जाके ऑब्जर्व करो, तो ये सारी स्टेप्स आपको एक साथ ही ऑब्जर्व हो जाएगी बेटा। तो यहाँ एनसीईआरटी भी मेंशन कर रही है कि ऑल द स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, एक साथ ही चलती है। तो वैसे तो एनसीईआरटी ने भी कह दिया कि ये सब एक साथ चल रही है, लेकिन बाय द वे आपको कभी स्टेप्स बतानी ही पड़ जाए तो फिर एनसीईआरटी की सीक्वेंस को वेटेज देना बेटा। एनसीईआरटी यहां पर ये कह रही है, जब समझा रही है तो सबसे पहले क्या समझाया? फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग लिखा है। क्या फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सब एक साथ ही तो होता है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं कह रही कि इसके बाद ही होगा, एनसीईआरटी तो बस इसके बाद समझा रही है। ठीक बात। यहां पर अब आता है कैटाबॉलिज्म, और इसके दो सब पार्ट है बेटा, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। जब एनसीईआरटी की समरी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि डिकम्पोजिशन की 3 मेन या बेसिक स्टेप्स है, और 3 कौन कौन सी समझ ही रहे हैं आप? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। अरे अरे, ह्यूमस डार्क कलर होता है। मेरे शब्दों को सीक्वेंस में अरेंज करना। ह्यूमस का कलर डार्क है तो लाइट ज्यादा ट्रैप करेगा। लाइट ज्यादा ट्रैप करेगा तो सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो माइक्रोब की ग्रोथ अच्छी होगी। माइक्रोब की ग्रोथ अच्छी होगी तो आगे डिकम्पोजिशन अच्छा होगा। आगे डिकम्पोजिशन अच्छा होगा तो और मिनरल सॉइल में आएगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ध्यान से कान खोल के सुन लेना, ह्यूमस प्लांट कभी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऑर्गेनिक कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, कभी नहीं। फिर भी ह्यूमस की प्रेजेंस सॉइल को फर्टाइल बना देती है। वही सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको। ह्यूमस का कलर लाइट ज्यादा ट्रैप करेगा, टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, माइक्रोब की ग्रोथ अच्छी होगी, डिकम्पोजिशन अच्छा होगा, मिनरल ज्यादा आएगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। समझ पा रहे हैं? क्या ऑर्गेनिक कभी प्लांट एब्जॉर्ब करता है क्या? कभी नहीं। ऑर्गेनिक तो प्लांट बनाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब तो इनऑर्गेनिक ही होता है। तो मन में क्वेश्चन आ ही गया, तो फिर आखिर इस ह्यूमस का होता क्या है? अभी थोड़ी देर बाद इसका भी जवाब मिलेगा। ह्यूमस डार्क कलर है, एमॉर्फस है, नॉन क्रिस्टलाइन, जिसकी कोई फिक्स साइज शेप ना हो, उसे एमॉर्फस कहा जाता है। और साथ के साथ ये यहाँ कोलोइडल नेचर का होता है। कोलोइडल किसको कहते हैं? यहां तो मीनिंग आपको हाइड्रोफिलिक ले लेना है। कोलोइडल है मतलब हाइड्रोफिलिक है। ये पानी को ऊपर रोक के रखता है, इनऑर्गेनिक मिनरल को नीचे नहीं जाने देता, लीचिंग प्रिवेंट करता है। एनसीईआरटी लिखती है, बीइंग कोलोइडल इन नेचर, ह्यूमस सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट। कोलोइडल नेचर का होने के कारण ये न्यूट्रिएंट का रिजर्वॉयर बनता है, मतलब उन्हें रोक के रखता है, उन्हें प्लांट के लिए उपलब्ध करवाता है, उन्हें नीचे नहीं जाने देता है। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? एनसीईआरटी की एक और लाइन आप बच्चों को कंफ्यूज करती है। पहले मैं लाइन बोलता हूं, फिर कंफ्यूजन बोलता हूं, फिर समझते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन and undergoes decomposition at an extremely slow rate.
एनसीईआरटी पता नंबर 244। अगर हम पत्ता 243 से आते हैं तो वहां से इधर आओ, टू accumulation of a dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action, लिखा बेटा, and undergoes decomposition at an extremely slow rate। तो इसे पढ़कर एक कंफ्यूजन आता है कि एक बार तो कह रही है कि हाईली रेजिस्टेंट है, फिर कह रही है कि उसका स्लो रेट से आगे डिकम्पोजिशन होता है। जब इतना ही ज्यादा रेजिस्टेंट है, हाईली, केवल रेजिस्टेंट नहीं कहा, हाईली कहा, जब इतना ही ज्यादा रेजिस्टेंट है तो फिर आगे डिकम्पोजिशन किस बात के लिए हो रहा है? और आगे डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फिर हाईली क्यों कह रहे हो रेजिस्टेंट? सिंपली कह देते कि रेजिस्टेंट है। कहना क्या चाहती है? आओ बेटा समझते हैं। पहले एक बात बताओ, क्या ह्यूमस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है? क्या आज मैं ग्लूकोज को ह्यूमस कह दूं क्योंकि मोनोसेकेराइड है तो चलेगा क्या? ग्लूकोज का जब फर्दर ब्रेकडाउन होता है, कहीं भी आपने इसे तोड़ा तो क्या CO2 और वाटर बनाया है? CO2 और वाटर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक का बनना ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन? इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो फिर, जब पहली बार डिकम्पोजिशन की शुरुआत हुई थी तो यहां पर A B C D E F G H 1 2 3 सारे माइक्रोब काम कर रहे थे। इसमें से ABCDEFGH वो है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में ले जाते हैं, क्या करवाते हैं? 1 2 3 4 वो है जो इनऑर्गेनिक मिनरल को फ्री करवाते हैं, तो क्या करवाते हैं? एक बात हर एक बच्चे को क्लियर हो जानी चाहिए, हर बात का बैक्टीरिया अलग है। हर बात का बैक्टीरिया अलग है। जो नाम आप नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ते हो, क्या वही नाम कहीं और भी आप किसी साइकिल में पढ़ते हो? अरे बेटा, हर बात का बैक्टीरिया अलग है, एंटीबायोटिक वाला अलग है, ये नाइट्रोजन साइकिल वाला अलग है, ह्यूमिफिकेशन वाला अलग है, मिनरलाइजेशन वाला अलग है, दही बनाने वाला अलग है, बीमारी करने वाला अलग है। समझ पा रहे हैं आप? तभी तो आपके एनसीईआरटी ने बायोडाइवर्सिटी में लिखा कि अगर मैं बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब्स को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कर लूं, उनसे सिक्रीट होने वाले केमिकल की बेसिस पे स्टडी कर लूं, तो अकेले की डाइवर्सिटी मिलियंस में है। शायद आपको याद आ रहा हो, बायोडाइवर्सिटी में ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने कि प्रोकैरियोट्स को अगर हम उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कर ले, उनके जीन लेवल पे जाके स्टडी कर ले, तो अकेले की डाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाती है। हर बात का बैक्टीरिया अलग है, ह्यूमिफिकेशन वाला अलग, मिनरलाइजेशन वाला अलग। अब इधर इधर अब एक बार में क्लिक होना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एक बार ह्यूमस तैयार, तो ह्यूमस का आगे ह्यूमिफिकेशन होता है कि मिनरलाइजेशन? ह्यूमस का आगे ह्यूमिफिकेशन। ABCDEFGH काम नहीं कर सकते, अगर आगे कोई काम करेगा तो ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। विच माइक्रोब्स? ह्यूमिफिकेशन वाले। ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, कौन से माइक्रोब को लेकर? एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट फॉर व्हाट? अरे समझ पा रहे हैं क्या आप? और मैंने 1 2 3 4 का नंबर कम रखा है, इसका मतलब समझ जाइए वहां पर स्लो रेट से आगे की तरफ हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच एक बात आई थी कि ह्यूमस प्लांट कभी एब्जॉर्ब
तो ह्यूमस का अल्टीमेट होता क्या है? अरे आज कह दो, ह्यूमस भी अल्टीमेट पड़ा पड़ा एक दिन कहां जाता है? इनऑर्गेनिक मिनरल में जाता है, उसको फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑर्गेनिक की फॉर्म में कभी एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है? इनऑर्गेनिक की फॉर्म में होता है। तो क्या एनसीईआरटी की वो लाइन सब बच्चों को क्लियर हो पा रही है? ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, कौन से माइक्रोब? एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, किस बात के लिए? तो ह्यूमस का अल्टीमेट फ्यूचर समझ में आ रहा है आपको? ह्यूमस अल्टीमेट किस में जाएगा? इनऑर्गेनिक मिनरल में, और इनऑर्गेनिक मिनरल को फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की ये सारे पॉइंट आप सब बच्चों को क्लियर हो जाने चाहिए, जो एनसीईआरटी आपको यहाँ पर लिख रही है। तो ये एनसीईआरटी, ठीक बात, ये सबको क्लियर हो गया यहाँ पर? बेटा ये भी आपको यहां से भी पढ़ लो एक बार, ताकि सब बातें समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का अल्टीमेट फ्यूचर इनऑर्गेनिक मिनरल है? तो जरा डेफिनेशन पढ़ो। डीकंपोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू, किसी को दिक्कत तो नहीं है? फाइनली जाना तो यही है ना सबको। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, इधर सबसे नीचे, it is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously, एक साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो वो भी याद करो, जब मैंने कहा कि बैक्टीरिया फंगस को मना नहीं आओ खाओ, बैक्टीरिया फंगस को मना नहीं है आओ खाओ, लेकिन हमने समझने के लिए पढ़ा तो पहले उनको बुलाया। क्या अर्थवर्म के साथ बैक्टीरिया फंगस भी खा सकता है क्या? कोई दिक्कत नहीं, खाओ ना, हमने कब मना किया? All the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. Humidification and mineralization occur during decomposition in the soil, और बाकी हमने तो पढ़ ही लिया आगे की बातें। तो यहाँ चलो, यहाँ आ ही गए तो फिर एक बात ये भी देख लो, आपके एनसीईआरटी ही तो समझा रही है, जो अभी अभी मैं आपको समझा रहा था उसे देख लो, पढ़ लेते हैं। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrient. अब देखो बेटा क्या लिखा, थोड़ा मैं जहां 2-3 बार बोलूं फोकस करना। The humus is further degraded by some microbe, and release of inorganic nutrient occur by the process known as, तो ह्यूमस का आगे अगर कुछ होगा तो ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन, और सम कम है, तभी तो स्लो रेट से चलता रहता है। तो बेटा यहाँ पर ये सब बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो आ ही गए तो फोटो भी देख ही लो क्या कहना चाह रहे हैं। पेड़ से पत्ती टूटी, अर्थवर्म खा रहा है, खा जाओ। बैक्टीरिया फंगस भी आ गए, बैक्टीरिया दिख नहीं रहा, माइक्रोस्कोपिक है, फंगस तो दिख रही है ना। ओहो, फिर अर्थवर्म, क्या लेने आया है तू दोबारा? खा तो गया था ना। आपके एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती है डीकंपोजर्स का, डीकंपोजिशन भी डीकंपोजर्स ही करते हैं। का भी ही समझ में आ रहा है क्या? का भी ही, डीकंपोजर्स का, डीकंपोजिशन भी, डीकंपोजर्स ही करते हैं। डीकंपोजर्स का, डीकंपोजिशन, डीकंपोजर्स। जब ये बैक्टीरिया फंगस यहाँ से टूट के गिरेंगे, मरेंगे, तो इनको नहीं खाएगा कि फंगस के बड़े पार्टिकल को? ये डीकंपोजर्स का, डीकंपोजिशन भी डीकंपोजर्स ही करते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल मतलब ह्यूमस रिच सॉइल है। अरे ये एरो कहाँ जा रहा है इधर? वो जो चिड़िया आई थी ना उस दिन, अरे अर्थवर्म दिखा था और उसको लेकर उड़ गई थी, तो ये जीएफसी में जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जीएफसी में भी कनेक्टेड विद डीएफसी एट सम लेवल, तो ये जीएफसी में जा रहा है, लेके उड़ जाओ। यहां छोटा सा करेक्शन कर लेना,
लीटर की जगह डफ लिख लेना, डफ, क्योंकि पढ़ लो, leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become. पार्शियल कंजप्शन के बाद तो डफी बनेगा। हाँ जी, कभी नहीं। हाँ बेटा, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में तो इनऑर्गेनिक ही आएगा आयोनिक फॉर्म में। ठीक है, ठंडक ज्यादा हो रही है। चलता है। अच्छा, गजब की कूलिंग करने लग गया आजकल यार। एसिड सर ने बढ़वा दिया था। करवा दे बेटा, करवा दे, बोल दो टेम्परेचर बढ़ा दो, ऐसे बोलना, बंद मत करवाना। हाँ हाँ, तभी तो कहते हैं सॉइल एरोजन को बचाओ। ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? जल्दी बेटा जल्दी, तुरंत। चेपने की रफ्तार घातक। कुछ कर गुजरो बेटा। गुजर गए? अच्छा। जल्दी बेटा जल्दी, चैप्टर 14 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। साइकिल पढ़ी और पूरा हुआ। अब आ रही इधर ठंडा क्या? ऐसी की सर्विस करवा ली है। आपके रिजल्ट लगा उसमें 700 है, किसी के प्लस 700 है? यहाँ नहीं है, आपके है? कितना आया? 700। बहुत बढ़िया, बिल्कुल उत्साह चाहिए। 20 और बच रहे हैं, वो भी बढ़ाओ। ऑनलाइन में भी है, बालक 690 बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सच में आया हूँ बेटा। आपने नाम तो सही लिखा हुआ है ना आपका इसमें? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सब बच्चों ने नोट कर लिया है? ये भी हो ही गया है। ह्यूमस डार्क कलर्ड एमॉर्फस कोलोइडल सब्सटेंस है। अच्छा अभी लिखना है, लिखो बेटा जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो तुरंत।
बहुत बढ़िया। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ये बताना। एनसीईआरटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। जल्दी बेटा जल्दी। बातें नहीं, इधर ही बेटा। अब हटा दूं? चलो, तो डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में पहला टेम्परेचर। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो पहले, डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में हमें वही चीजें देखनी है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इफेक्ट करती है। जिन चीजों से माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होती है उनसे डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होता है। तो आपको इन फैक्टर्स में वही देखना है जिनसे माइक्रोब्स की ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है। जैसे टेम्परेचर ज्यादा तो डिकम्पोजिशन भी, ज्यादा का मतलब 100 डिग्री नहीं है, 20 से 40 डिग्री की एक ऑप्टिमम रेंज है। 40 से ऊपर जाओगे तो डिकम्पोजिशन कम, 20 से नीचे कम, 20 से 40 ज्यादा। 20 की 40 की तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, लेकिन 40 से ऊपर 20 से नीचे कम। समझ पा रहे बेटा? इसी तरह से मॉइस्चर भी आ गया, और मॉइस्चर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन भी ज्यादा हो रहा है। मॉइस्चर ज्यादा तो डिकम्पोजिशन भी ज्यादा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि माइक्रोब्स की सबसे अच्छी ग्रोथ वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म भी चाहिए ह्यूमिड भी चाहिए। यहां पर अब अगर और आगे बढ़े तो ऐसे सब्सटेंसेस जैसे लिग्निन, सुबे काई, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कॉम्प्लेक्स है, जिन्हें तोड़ने में टाइम लगता है, स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन नाइट्रोजन एंड शुगर रिच सब्सटेंसेस फास्ट, जल्दी टूट जाते हैं, और जितना वाटर सॉल्युबल होगा उतना तो और अच्छा होगा। एरोबिक कंडीशन या कह दीजिए एरोबियासिस, एनसीईआरटी कह रही है, फास्ट हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया आर एरोबिक इन नेचर, ऑक्सीजन लेके ही तोड़ते हैं। एनएरोबिक कंडीशन, जिसे एनएरोबियासिस के नाम से भी पुकारते हैं, स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा है। स्लो, एनएरोबिक कंडीशन में स्लो डिकम्पोजिशन होगा। मैंने स्लो लिखा, स्टॉप नहीं, क्योंकि गोबर गैस प्लांट, वहां पर जितने भी मिथेनोजेंस हैं एनएरोबिक ही वर्क कर रहे हैं, स्लोली तोड़ रहे हैं। पीएच एसिडिक, अगर आप पीएच 3.5 से 4 की बातें करते हैं तो स्लो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाएंगे, और टुवर्ड्स बेसिक जाएंगे। ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, यहां से 4 से टुवर्ड्स बेसिक अगर आप जा रहे हैं
तो फास्ट हो रहा है। तो ये टोटल 6 से 7 फैक्टर हो गए जो डिकम्पोजिशन को इफेक्ट कर रहे हैं। इनमें, इन सारे फैक्टर्स में बेटा याद रखेंगे आप, अगर वेटेज देना पड़े तो सबसे ज्यादा वेटेज टेम्परेचर और मॉइस्चर को देंगे, क्योंकि वार्म एंड ह्यूमिड माइक्रोब्स की सबसे बढ़िया ग्रोथ वार्म एंड ह्यूमिड, या फिर बोलचाल के शब्दों में याद रखने के लिए कह सकते हो नरम और गरम, क्योंकि ह्यूमिड है तो नरम और टेम्परेचर है तो गरम। अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी वहां लास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स ऐसा करके क्वेश्चन दिया है, तो आप सॉल्व कीजिएगा। उसमें एक से ज्यादा आंसर सही है, लेकिन लो मॉइस्चर कंटेंट आंसर गया है क्योंकि वेटेज दिया है। हम टूवर्ड्स बेसिक की तरफ जा रहे हैं, हम 4 पीएच से टूवर्ड्स बेसिक जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गया। और अब बेटा जल्द ही आज सारे बायोटिक फैक्टर हो जाने चाहिए। हो जाएगा आज सब। अभी कब 1:30 हो जाए कोई पता ही नहीं लगे। नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा, ठीक है, घबराना नहीं। हाँ जल्दी। 1:20, 1:30 का टाइम है ना। एक 15 का है क्या? वो आपके लिए है बेटा। अच्छा बताओ, एक बार जल्दी बताओ, सॉइल फॉर्मेशन को किस नाम से पुकारते हैं? पीडोजेनेसिस कहते हैं क्या? पीडोजेनेसिस यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल? ओह, बाई डायरेक्शनल किस बेसिस पे कहा आपने? अपर साइड पे क्या हो रहा है और लोअर साइड पर? पक्की बात है। जब वेदरिंग होती है तो क्या सबसे नीचे की तरफ अनवेदर्ड होता है, फिर उसके बाद पार्शियल वेदर्ड आ जाता है, और उससे ऊपर चले तो कंप्लीट वेदर्ड आ जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से डिकम्पोजिशन के अंदर भी अनडिकम्पोज्ड, पार्शियल डिकम्पोज्ड और कंप्लीट डिकम्पोज्ड। एक बार आप एक फॉरेस्ट में चले गए और वहां पर आपने सॉइल की लेयर को देखना शुरू किया, तो सबसे ऊपर सूखी पत्तियां पड़ी है, पेड़ टूट के पड़े, वो क्या है? उससे नीचे, उससे नीचे, सबसे नीचे, उसके ऊपर और ऊपर, हर एक लेयर एक प्रोफाइल है, और सबको मिला के कहते सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल्स वैसे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है एक इससे रिलेटेड। एक काम करते हैं, काम करते हैं,
काम करता है। रुक जाए। सबसे ऊपर जो सूखी पत्तियां उसे क्या कहते हैं? 01 या O1, और उसके नीचे पार्शियल डिकम्पोज जो डफ होता है उसे क्या कहते हैं? O2। दोनों को मिला के O लेयर। समझ पा रहे बेटा? अब कंप्लीट डिकम्पोज जब होता है तो उसके अंदर ह्यूमस और मिनरल दोनों बनते हैं ना। IM बोले तो इनऑर्गेनिक मिनरल। यहाँ जो ह्यूमस है उसको कहते हैं A1, और ये वाली लेयर बनती है, दोनों को मिला के कहते हैं ए लेयर। ठीक बात है। ए लेयर को आप टॉप सॉइल, तो कोई दिक्कत नहीं। OA क्या हो रहा है? ये वाली बी लेयर, ये वाली सी लेयर, ये वाली डी। डी को आर भी कहा जाता है। डी को आर, आर बोले तो रॉक, यहीं पर लिख लीजिए, कोई बात नहीं ऐसे ही। अब फाइनल एक बात समझा देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाएगा। बेटा एक फॉरेस्ट में 5 प्रोफाइल होते हैं, 5 प्रोफाइल्स मिलते हैं आपको। काउंट कर लें क्या? 1 2 3 4 5। सही है क्या? O A B C D R। डी ही आर है। यहां पर आर का मतलब रोक है और बाकी सीक्वेंस है ABCD। उसका मतलब मत पूछने लग जाना, बी बोले तो ए बोले तो। ABCD सीक्वेंस है बेटा। वैसे यहाँ जो ये O1 होता है ना, इसको कहते हैं A00, O2 को कहते हैं A0। अब तो आराम से समझ जाओगे। A00 A0 A1 A2 सीक्वेंस बन पा रहा है? ऐसे होता है, तो क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा आपका। यहाँ क्या आप एक बात देख पा रहे हैं कि जब हम O से B की तरफ जा रहे हैं तब डीकम्पोजिशन हो रहा है, और नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो यूनी या बाई? ठीक बेटा। लेकिन डेजर्ट में 3 ही प्रोफाइल होते हैं, BCD। डेजर्ट एरिया में 3 ही प्रोफाइल है, क्योंकि वहां शुरुआत ही B से होती है। डेजर्ट में O नहीं तो A नहीं, डेजर्ट में A नहीं, वहां पर B से ही शुरुआत होगी। वो यूनिडायरेक्शनल है बेटा, वो बाई नहीं है। और अब नेक्स्ट एक बात सुन लीजिए ताकि एनसीईआरटी पॉइंट आ जाएगा। ये आगे बढ़ाऊंगा मैं। अब सॉइल प्रोफाइल तो इतना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना ज्यादा। इससे वो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा मॉड्यूल में जो दिया है आपको। बढ़ जाऊं आगे? एनसीईआरटी पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अब इधर बेटा, ठीक है आप लोग? थक तो नहीं गए बेटा? थकना मना है, थकना मना है। फार्मर्स जनरली कोशिश करते हैं कि उनके खेत एक ही प्लेन में रहे। एनसीईआरटी पॉइंट है, ध्यान से बताएंगे भी कहां पर है। लेकिन किसी किसी फार्मर के खेत में अगर इस प्रकार का कोई ऐसे गड्ढा बना हुआ है, तो जब इरिगेशन होता है, क्या कह रहे लाला? इरिगेशन होता है
तो यहां पानी भर जाता है, इसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? जब लॉगिंग हो जाती है, क्या कह रहा है ये? है? कुछ भी। जब लॉगिंग होगी तो नीचे वाले मिनरल घुल घुल के ऊपर आ जाएंगे। बच्चे कहेंगे कि सर पानी तो यहां भरा है, नीचे वाले कैसे घुलेंगे? अरे नीचे तक भरा है इसलिए यहां भरा है। जब तक सैचुरेशन नहीं आएगा तब तक ऊपर पानी रुक जाएगा क्या? नहीं बेटा, यहां पर बंद करो आराम से। बहुत बढ़िया, थोड़ा आराम से बैठा दे बेटा, चल। अरे अरे ठीक है, जिनका डेंसिटी कम है वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है। मिनरल्स, सनलाइट आ रही है, वाटर वेपराइज हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा एरिया के इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट कम एरिया में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अरे यहाँ की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। तभी तो आपको कहा जाता है कि वाटर लॉगिंग इन सॉइल कॉज सैलिनिटी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आना चाहिए। हमने कह दिया कि वाटर लॉगिंग से सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो फिर राइस फील्ड में क्या होता है? वहां तो पानी भर के रखते हैं। गजब, मैं समझ गया। राइस फील्ड में दो बातें होती है बेटा। पहली बात, वहां ब्लू ग्रीन एल्गी साथ में ग्रो करती है, नॉस्टॉक ओलोसीरा। इस प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी एसिडिक केमिकल सिक्रीट करके सैलाइन को न्यूट्रलाइज कर देती है, पहली बात। दूसरा, जो फार्मर अपने खेत में राइस उगाते हैं वो हर बार राइस 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 नहीं उगाते। राइस की फसल काट ली, इस बार काट ली ना बेटा। अब एक काम करो, दूसरा राइस मत लगाना, लेग्यूम लगाइए। दालें लगाओ, चना लगाओ, सोयाबीन लगाओ, लेग्यूम पैप्लिनिटी फैमिली से जो आते हैं, जिसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी भाई। अगर ऐसा है तो आपने लेग्यूम लगाया, अब ये काट लिया, अगली बार फिर राइस लगा लो, फिर अगला रोटेशन लेग्यूम से करना है। तो इस प्रकार से आप अपने खेत में जब दाल चावल करते हैं, लेग्यूम डाले हैं ना, तो जब दाल चावल करेंगे तो लेग्यूम से ऑल्टरनेट करना ले फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन है नीट का, ले फार्मिंग नीट में पूछा गया है। जब आप लेग्यूम से क्रॉप को ऑल्टरनेट करते हैं तो उसे किस तरह की फार्मिंग में रखा जाएगा? ले का मतलब ही लेग्यूम है, तो यहां क्रॉप रोटेशन यूज किया जा रहा है विद लेग्यूम, क्रॉप रोटेट, तो ये इसलिए वहां की सैलिनिटी नहीं बढ़ पाती। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे इंडिया में फायदा हुआ तो नुकसान भी हुआ। फायदा ये था कि हाइब्रिड क्रॉप की यील्ड बहुत अच्छी थी, बढ़िया यील्ड आ रही थी, लेकिन उन हाइब्रिड क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए सिंचाई, इरिगेशन ज्यादा चाहिए था। तो हमारे फार्मर्स ने खेत तो ठीक करवाए नहीं, उसके पहले हाइब्रिड को लगाना शुरू कर दिया, इरिगेशन प्रैक्टिसेस बढ़ा दी, तो लॉगिंग हुई, और लॉगिंग हुई तो फिर खेत खराब हुए, सैलिनिटी बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी पत्ता नंबर 283 पर आपको लिख रही है।
पत्ता 283 NCERT। हाँ जी बेटा, सेलाइन सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होते हैं। Irrigation without proper drainage of water leads to waterlogging in the soil. Beside affecting the crop, बात नहीं भाई, waterlogging draws salt to the surface of the soil. The salt then is deposited as a thin crust, layer बन जाते हैं। खेत पे ऐसा लगता है जैसे नमक नमक जैसा कुछ फैल गया हो। Or start collecting at the roots of the plant. This increased salt content is inimical, मतलब कम कर देता है, to the growth of crop and is extremely damaging to agriculture. फिर अब जो मैंने बोला, waterlogging and soil salinity are some of the problems that have come in the wake of the green revolution. ठीक बात बेटा। तो इस प्रकार से ये सॉइल कंप्लीट हो गई है। और अब यहां एक बात आप फाइनल लिख लीजिए, बेस्ट पीएच फॉर कल्टीवेशन। और आज आखिरी एबायोटिक फैक्टर आ रहा है, पानी। 1:15 का समय है ना हमारा, क्या 1:15 हो गया क्या? तो फिर पढ़ो। 3 मिनट का है ना, 3 मिनट बचे हैं ना, अभी 3 बचे हैं, 3 हमारे हैं, तो 6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार इस स्लाइड को आगे बढ़ा देता हूं, फिर आप लिख लीजिएगा बाद में। बेटा पानी कंप्लीट हो जाएगा वरना भारी पड़ जाएगा बेटा, समझो। नेक्स्ट टू टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है वाटर। ये तो उस दिन को याद करो, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है, तो सेकंड रेनफॉल है, मतलब कि वाटर है बेटा। अगर आज कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि पानी में रहने वालों को तो पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी, तो उसका सोचना गलत है। अरे पानी में रहने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वाटर की क्वालिटी, उसका पीएच, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप तो कह चुके हैं बेटा 99% एनिमल, 100% प्लांट्स आर स्टीनोहेलाइन। क्या वो सॉल्ट कंसंट्रेशन का चेंज झेल पाएंगे? मर जाएंगे। अगर ऐसा है तो पानी में सॉल्ट कंसंट्रेशन का मेजरमेंट पीपीटी में किया जाता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन नहीं, 1000 है। पार्ट्स पर 1000। जैसे ओशियन में 30 से 35 सॉल्ट मॉलिक्यूल है पर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पीपीटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 1000 पानी के मॉलिक्यूल में कितने सॉल्ट मॉलिक्यूल है, वही पीपीटी है। इस प्रकार से इनलैंड वाटर जो एक प्रकार का फ्रेश वाटर ही है, लेस देन 5 सॉल्ट मॉलिक्यूल है पर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और कुछ एरिया ऐसे जैसे नमक बनाने की झील वगैरह जो है, हाइपर सलाइन लगून, इन लगून्स के अंदर मोर देन 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल है पर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर ऐसा है तो इतना भयंकर सॉल्ट टॉलरेट करना हर किसी के बस की बात, लेकिन वो रह लेता है।
आर्की बैक्टीरिया हेलोफिल रह लेता है। अरे ये कैसे रह पाता है, इसके पास ऐसा क्या है? चुप हो जाओ। क्या सेल वॉल ऑस्मोसिस रोक लेती है? कहीं से कहीं भी चले जाओ, सेल वॉल सबकी परमिएबल है। क्या सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस रोक लेती है? सेलेक्टिव परमिएबल है या सेमी परमिएबल? अगर ऐसा है तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से कुछ नहीं होगा, फिर कैसे रह पाता है? जानने के लिए देखते रहिए। कीप वॉचिंग। जाओ। हाँ भाई मुकेश बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे तू जल्दी आ गया आज? अच्छा तभी आ गया आगे। अच्छा हाँ।